धरती के पास हर किसी की ज़रूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं। महात्मा गांधी के ये शब्द आज भी कितने सही लगते हैं ना, खासकर जब हम भारत के खनन क्षेत्र की बात करते हैं। नमस्कार, आज हम भारत के खनन क्षेत्र पर एक गहराई से नज़र डाल रहे हैं। ये हाल ही में फिर चर्चा में आया जब मई 2025 में पहले पोटाश ब्लॉक की नीलामी हुई। हमारी ये चर्चा पीआईबी में छपी जानकारी पर आधारित है और ये यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ ही उन सब के लिए भी जो इस अहम क्षेत्र को समझना चाहते हैं। हमारा मकसद है इस सेक्टर में जो सुधार हुए हैं, इसका जो महत्व है, जो चुनौतियां हैं और आगे की राह क्या हो सकती है, इस पर बात करना। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता दोनों के लिए आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी जैसा है। लेकिन हाँ, इसमें कई पेचीदगियां भी हैं, उन पर बात करना जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं हाल के सुधारों से। क्या बड़े बदलाव हुए हैं? मतलब वो कौन से कदम हैं जिनसे इस सेक्टर को नई दिशा देने की कोशिश हुई है? हाँ देखिए, कई अहम कदम उठाए गए हैं पिछले कुछ सालों में। अगर कानूनों की बात करें तो खान और खनिज यानी MMDR संशोधन अधिनियम 2015 और फिर 2021 वाला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2015 वाले ने क्या किया कि खदानों का आवंटन नीलामी के जरिए शुरू किया, पारदर्शिता लाने के लिए, और जिला खनिज फाउंडेशन यानी DMF का भी प्रावधान किया ताकि खनन से प्रभावित इलाकों का विकास हो सके। अच्छा, नीलामी और DMF। जी। और फिर 2021 के संशोधन ने निजी कंपनियों के लिए कमर्शियल कोल माइनिंग मतलब कोयला निकालकर बेचने का रास्ता खोल दिया और लीज की अवधि भी वो 50 साल तक बढ़ा दी। नीलामी, निजी क्षेत्र की भागीदारी, ये सुनने में तो बड़े कदम लगते हैं, लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये दशकों पुरानी जो व्यवस्था थी या जो जमीनी दिक्कतें हैं जैसे लाल फीताशाही या जमीन अधिग्रहण के मुद्दे, उनको ये वाकई बदल पा रहे हैं? ये बहुत वाजिब सवाल है। कोशिश तो यही है। नीति के स्तर पर देखें तो राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 है। इसका जोर सस्टेनेबल माइनिंग मतलब टिकाऊ खनन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने और व्यापार को आसान बनाने पर है। कोयला क्षेत्र में भी जैसा मैंने कहा 2020 से निजी कंपनियों को कमर्शियल माइनिंग की इजाजत है और कोयला गैसीकरण जैसी जो साफ सुथरी तकनीकें हैं उनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कोशिश है कि पुरानी अड़चनें हटें। और तकनीक का इस्तेमाल, सुना है इसमें काफी कुछ नया हो रहा है। हाँ, तकनीक पर तो काफी जोर है। जैसे अवैध खनन को रोकने के लिए सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल हो रहा है। एक मोबाइल ऐप भी है, खनन प्रहरी। खनन प्रहरी, अच्छा जी। पारदर्शिता के लिए एक नेशनल जियोलॉजी डेटा रिपॉजिटरी NGDR बनाई गई है। इस पर हजारों जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स उपलब्ध हैं। ड्रोन से सर्वे भी हो रहे हैं आजकल। और खनिजों की खोज मतलब एक्सप्लोरेशन, उसको बढ़ावा देने के लिए भी संस्थाएं बनी हैं, जैसे NMET यानी नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट और NCMM नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन। क्रिटिकल मिनरल्स मिशन मतलब जैसे लिथियम, कोबाल्ट वगैरह। बिल्कुल। लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ्स जो भविष्य के लिए जरूरी हैं, उनका पता लगाने पर खास फोकस है। और हाँ, ऑफशोर माइनिंग यानी समुद्र में खनन की शुरुआत भी इसी दिशा में एक कदम है। वाह, सैटेलाइट ऐप्स, ड्रोन, ये तो बिल्कुल भविष्य की तस्वीर लग रही है। इन सुधारों का असर कागज पर तो दिख रहा है, पर जमीन पर इनका असली महत्व क्या है? मतलब भारत की अर्थव्यवस्था और उद्योगों के लिए ये कितने मायने रखते हैं? देखिए, इसका महत्व कई स्तरों पर है। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2023-24 में देश की कुल आमदनी, जिसे GVA कहते हैं, उसमें खनन क्षेत्र का हिस्सा करीब 1.97% था और राज्यों को नीलामी और रॉयल्टी वगैरह से करीब 4 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मिला। इसमें ओडिशा सबसे आगे रहा। ये पैसा फिर विकास के कामों में लगता है। लगभग 2% GVA और 4 लाख करोड़ का राजस्व, ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। और औद्योगिक नजरिए से भारत करीब 95 अलग अलग तरह के खनिज निकालता है। धात्विक खनिज जैसे लौह अयस्क, बॉक्साइट, तांबा, ये स्टील, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उद्योगों की जान है। और अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर, फॉस्फेट, ये सीमेंट, उर्वरक, केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए बेहद जरूरी हैं। ये सेक्टर रोजगार भी देता है और जैसा मैंने पहले कहा, DMF के जरिए खनन प्रभावित इलाकों में विकास कार्य भी होते हैं। और आजकल जो ऊर्जा बदलाव मतलब एनर्जी ट्रांजिशन और आत्मनिर्भरता की बात चल रही है, उसमें खनन की क्या भूमिका है? ये बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी बनानी हो या सोलर पैनल, विंड टर्बाइन लगाने हो,
इन सब के लिए लिथियम, कोबाल्ट, निकल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की भारी जरूरत पड़ने वाली है। और अभी हम इनके लिए काफी हद तक, बल्कि कुछ मामलों में तो पूरी तरह आयात पर निर्भर है। तो इनका घरेलू उत्पादन बढ़ाना देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता दोनों के लिए जरूरी है। हाँ, ये आयात निर्भरता तो एक बड़ी समस्या है। जी। और हाल में जो पोटाश की नीलामी शुरू हुई है वो भी अहम है। पोटाश उर्वरक बनाने में काम आता है, तो ये खाद्य सुरक्षा से जुड़ा मामला है। कबिल नाम की एक सरकारी कंपनी है, वो विदेशों में जैसे अर्जेंटीना में लिथियम के स्रोत हासिल करने की कोशिश भी कर रही है। अच्छा, काबिल विदेशों में भी सक्रिय है। तो मतलब साफ है ये क्षेत्र औद्योगिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और दुनिया के साथ कदम मिलाने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सुधारों के बावजूद राह इतनी आसान तो नहीं होगी। चुनौतियां क्या-क्या हैं? हाँ, चुनौतियां बिल्कुल हैं और काफी गंभीर भी हैं। एक तो है रेगुलेटरी दिक्कतें, जैसे पर्यावरण और जंगल से जुड़ी मंजूरियों में देरी, जमीन अधिग्रहण में मुश्किलें आती हैं, खासकर जहां आदिवासियों के अधिकार जुड़े हों। और कई बार नीतियों में अनिश्चितता भी निवेशकों को थोड़ा डरा देती है। और अवैध खनन, ये तो लगता है एक पुरानी और बड़ी बीमारी है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। झारखंड, राजस्थान, गोवा जैसे कई राज्यों में कमजोर निगरानी की वजह से ये काफी फैला हुआ है। इसमें भ्रष्टाचार तो शामिल है ही, साथ ही रैट होल माइनिंग जैसी खतरनाक और असुरक्षित प्रथाएं भी चलती हैं। रैट होल माइनिंग, हाँ सुना है इसके बारे में, बहुत खतरनाक है। जी, इससे पर्यावरण को तो नुकसान होता ही है, लोगों की जान भी जाती है। खोज के मामले में हम कहाँ हैं, मतलब एक्सप्लोरेशन में? देखा जाए तो हम अपनी भूवैज्ञानिक क्षमता का सिर्फ 10% ही अब तक ठीक से एक्सप्लोर कर पाए हैं। दुनिया भर में खनिज खोज पर जितना पैसा खर्च होता है, उसका बहुत छोटा हिस्सा भारत में लगता है। पुरानी तकनीक का इस्तेमाल भी एक बाधा है। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स की समस्या है, मतलब खदानों तक सामान पहुंचाने और वहां से निकालने के लिए खराब कनेक्टिविटी, बंदरगाहों पर भी दबाव रहता है। और जैसा मैंने कहा, लिथियम, कोबाल्ट जैसे जरूरी खनिजों के लिए हमारी आयात निर्भरता खासकर चीन जैसे देशों पर बहुत ज्यादा है। और फिर सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दे भी हैं। विस्थापन का विरोध होता है, जैसे नीमगिरी हिल्स वाला मामला काफी चर्चा में रहा था। डीएमएफ फंड का सही इस्तेमाल ना हो पाना भी एक चिंता है। यहीं पर हाँ, असली सवाल उठता है कि विकास की जरूरत और पर्यावरण व समाज की चिंताओं के बीच ये संतुलन कैसे साधा जाए। इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए आगे क्या करना होगा? रास्ते तो हैं, उन पर तेजी से काम करने की जरूरत है। पहला, खनिज खोज में बहुत ज्यादा तेजी लानी होगी। सरकारी संस्थाएं हैं जैसे जीएसआई, एनएमएमटी, उनको और संसाधन देने होंगे और निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहन देना होगा। दूसरा, बुनियादी ढांचा। खदानों तक बेहतर रेल, सड़क कनेक्टिविटी बनानी होगी। शायद समर्पित मिनरल कॉरिडोर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, कनेक्टिविटी तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तीसरा, तकनीक का और ज्यादा इस्तेमाल, एआई, ड्रोन, सैटेलाइट और एक मजबूत राष्ट्रीय खनिज डेटाबेस बनाना बहुत जरूरी है। और ये स्थिरता और अवैध खनन वाले मुद्दे? हाँ, टिकाऊ खनन के लिए ESG मानक, यानी पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस के जो मानक हैं, उन्हें सख्ती से लागू करना होगा। खदान बंद होने के बाद जमीन को फिर से ठीक करने, जिसे रिक्लेमेशन कहते हैं, उस पर ध्यान देना होगा। डीएमएफ फंड का प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित करना होगा। अवैध खनन रोकने के लिए निगरानी बढ़ानी होगी, सजा कड़ी करनी होगी और जो लोग इसकी जानकारी देते हैं, मतलब विसल ब्लोअर्स, उनको सुरक्षा देनी होगी। और आखिर में महत्वपूर्ण खनिजों के लिए दुनिया भर में साझेदारी बढ़ानी होगी और देश में ही उन्हें प्रोसेस करने की क्षमता विकसित करनी होगी। तो हमने देखा कि भारत का खनन क्षेत्र कई सुधारों, तकनीक के इस्तेमाल और महत्वपूर्ण खनिजों पर ध्यान देकर आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने की कोशिश तो कर रहा है। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये सुधार, इनका महत्व और ये चुनौतियां समझना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये भी साफ है कि अवैध खनन, आयात पर निर्भरता और पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं। आगे का रास्ता रणनीतिक निवेश, बेहतर नियम कानून और स्थिरता पर लगातार ध्यान देने से ही निकलेगा। तभी ये सेक्टर विकसित भारत के लक्ष्य को पाने में एक मजबूत स्तंभ बन सकता है, जिसमें पर्यावरण और समाज का संतुलन भी बना रहे। इस पूरी चर्चा के बाद एक बात सोचने वाली है कि दुनिया भर में सप्लाई चेन इतनी तेजी से बदल रही हैं, जियोपॉलिटिक्स बदल रही हैं। ऐसे में भारत अपनी इस विशाल खनिज संपदा का इस्तेमाल सतत विकास और सच्ची आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों को पाने के लिए कितने प्रभावी ढंग से कर सकता है,
ये एक बड़ा सवाल है। यूपीएससी उम्मीदवारों और जानकारी चाहने वाले सभी श्रोताओं के लिए ये एक अहम विषय था। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणियों या कोई सवाल हो तो नीचे जरूर साझा करें। धन्यवाद।